देश में लोकतंत्र का पर्व के पहले चरण का आगाज हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है और ये शाम को 6 बजे तक चलेगी। और देखना होगा कि इस चुनाव के साथ में जो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के पहले चरण के बाद क्या रुख अख्तियार करता है चुनाव का जो रुझान है और किस तरह से वोटर टर्नआउट होता है, कुल कितने प्रतिशत मतदान होता है, ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि निर्वाचन आयोग ने बहुत कोशिशें की हैं और तमाम जो दल हैं वो भी जिस तरह के बयानबाजियों का दौर रहा है और जनता को जागरूक करने की कोशिशें रही हैं, उसका भी एक बार प्रभाव देखने को मिलेगा और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी देखना होगा कि कितने लोग कन्वर्ट होते हैं इस बार वोटिंग करने के लिए। गर्मी भी ज़्यादा है, हालांकि जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें पहाड़ी राज्य ज़्यादा हैं इस बार की सीटों में। उत्तराखंड हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, तो पहाड़ी क्षेत्रों के होने के कारण वहाँ पर उतना गर्मी का प्रकोप नहीं होगा। लेकिन दक्षिण के राज्य और जो मैदानी क्षेत्र के खास करके उत्तर प्रदेश की जो 8 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर तो गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो इस बार तैयारी पुख्ता है, मतदान की प्रक्रिया जारी है। देखना होगा मतदाता किस किस को किस तरह का आशीर्वाद देते हैं। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित, आप देख रहे हैं द पेन डाउन और हम बात कर रहे हैं चुनावी सरगर्मियों की। और चुनावी सरगर्मियों में वोटिंग का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मतदान का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी भी बयानबाजियां चलती रही हों, लेकिन अब उन सब के पहले चरण में जितने जोर शोर था उसके थमने का दौर है। क्योंकि आज सबका दिल थाम कर बैठ कर प्रतीक्षा करने का समय है, जहां पर वोटिंग टर्नआउट कितना होता है, वोटर्स कितने मैदान में आते हैं और मतदान का प्रतिशत कितना बढ़ता है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में ये जो प्रतिशत था वो 67.4% था इन 102 लोकसभा सीटों पर। और इस बार देखना होगा कि ये प्रतिशत बढ़ता है या घटता है। लेकिन आज जो 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, इसमें कुल 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हैं, जिसमें से 10 राज्य ऐसे हैं जहां की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। और ये बड़ा अहम है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर ये चुनाव खत्म हो जाएगा और एक ही चरण में, और उसके बाद के चरणों में अलग अलग जगहों पर मतदान होना। इसमें तमिलनाडु का बड़ा महत्व है, खासकर एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि तमिलनाडु दक्षिण का वो हिस्सा जहाँ पर एनडीए गठबंधन ने अपनी बढ़त बनाने के लिए पूरी जोर आजमाइश की है, बहुत कोशिशें की हैं। और यूपीए जो अब आईएनडीए गठबंधन के रूप में सामने है, जिसमें अधिकांश विपक्षी दल उसमें शामिल हैं, कुछ एक को छोड़ दें तो एक तरह से 2 ध्रुव भी चुनाव ये है। हालांकि क्षेत्रीय दलों की रशाकशी अलग है। तो कुल जो ये 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ शामिल हैं, उसमें कुल 1625 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। और मतदाताओं की मेहरबानी पर इनकी किस्मत की जो दिशा होगी वो तय हो पाएगी। और इन जो कुल 102 सीटें हैं उसमें से सामान्य कुल 73 सीटें हैं, जबकि 18 ऐसी सीटें हैं जो एससी के लिए आरक्षित हैं और वहीं एसटी के लिए 11 सीटें आरक्षित हैं। तो ये पूरा गणित है, जाति या कहें कि आरक्षण के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें शामिल हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एनडीए और आईएनडीए गठबंधन की रशाकशी बड़ी जोर दिखाई दे रही है, जिसमें से सहारनपुर है, कैराना है, नगीना है, रामपुर है। रामपुर में आजम खान के कमज़ोर होने के कारण यहाँ का समीकरण बदला हुआ है। दूसरा मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है और पीलीभीत है। तो इन सीटों पर देखना होगा कि क्या कुछ मतदाताओं का रुझान देखने को मिलता है शाम की वोटिंग खत्म होने के बाद। पोस्ट पोल जो आंकड़े आते हैं उसमें कितने मतदाता किस प्रतिशत के साथ किसके हिस्से में जाएंगे, ये तो चुनाव के बाद आएगा। लेकिन पोस्ट पोल जो सर्वेक्षण है उसमें भी एक रुझान का लबोलुआब हिस्सा देखने को मिलेगा। जो राज्य शामिल हैं जिनमें इस बार पूरी तरह से चुनाव हो जाने वाला है सभी सीटों पर, उनमें तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, मेघालय है, अरुणाचल है, मिजोरम है, सिक्किम है। ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, नागालैंड, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। क्योंकि सीटें भले कम हो, लेकिन यहाँ पर एनडीए गठबंधन को बहुत पुख्ता तौर पर मेहनत करनी पड़ रही है और बहुत सारी स्थानीय चुनौतियाँ, स्थानीय मुद्दे उनको घेर रहे हैं। और उसके कारण देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव आता है मतदाताओं के वोटों के आधार पर। कुल 16.63 करोड़ मतदाता हैं, यानी 16 करोड़ 63 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं इस बार। लेकिन प्रतिशत के आधार पर देखें तो अगर मतदाता का रुझान बढ़ता है तो वोटिंग बढ़ेगी, अगर वोटिंग बढ़ती है तो उसका समीकरण जो नतीजों का है वो बहुत कुछ बदल सकता है। साथ में महत्वपूर्ण जानकारी कि 2 ऐसी राज्य हैं जहां पर विधानसभा सीटों के लिए भी चुनाव होना है, जिसमें अरुणाचल की कुल 60 विधानसभा सीटें इसमें शामिल हैं और सिक्किम के कुल 32 विधानसभा सीटें इसमें शामिल हैं, जिन पर लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनावी हिंसा एक बड़ा मुद्दा है और इस बार ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर की लेकर जिस तरह से जंग चली है उसको लेकर के सभी दलों के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ में उनके जो बूथ पर
तैनात रहने वाले जो उनके प्रतिनिधि हैं वो भी पैनी नज़र रखेंगे कि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी न होने पाए। लेकिन बावजूद इसके निर्वाचन आयोग ने पुख्ता इंतजामों के लिए सीआरपीएफ के साथ साथ इस बार आईटीबीपी और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की बड़ी फोर्स को तैनात किया है। कई बटालियनें अलग अलग क्षेत्रों में अपना मोर्चा लिए हुए हैं और देखना यह होगा कि चुनावी हिंसा न होने पाए, इसके लिए हर तरह के एहतियात बरते गए हैं। और साथ में इस बार बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बड़े ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी किस्मत का फैसला इस चरण में होने वाला है, जिसमें से नितिन गडकरी का नाम भी है, किरण रिजिजू जो कि एमपी मिनिस्टर हैं उनका भी फैसला इसमें होना है, सर्बानंद सोनोवाल, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह और उसके अलावा भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल हैं और एल मुरुगन, ये वो केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी किस्मत का ताला मतदाताओं के मत के आधार पर ईवीएम में कैद है, हो रहा है। और साथ में आज के मतदान के आधार पर इनकी किस्मत का फैसला होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। सबके अलग अलग समीकरण हैं, सबके अलग अलग दावे हैं, सबके अलग अलग मुश्किलें हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ परिसीमन के कारण उनका भूगोल भी बदला हुआ है। जो दलीय गठबंधन का आधार है उसके आधार पर जो सीटों पर जो बहुत बड़ी बढ़त मिली थी पिछले लोकसभा 2019 के चुनाव में, इस बार वहां का समीकरण बदलने के कारण वहां पर चुनौती कड़ी हो गई है। और देखने वाला होगा कि इस बार ये जो लोग हैं वो सारे जो प्रत्याशी हैं वो अपनी सारी जो उन्होंने ताकत झोंक रखी है उसके परिणाम आज किस रूप में देखने को मिलेंगे। 18 लाख कर्मचारी इसमें तैनात किए गए हैं पूरे चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, और लोकसभा चुनाव में कहीं पर भी गड़बड़ी न होने पाए इसकी भी तैयारी की गई है। रिजर्व ईवीएम के साथ में रिजर्व फोर्स भी तैयार की गई है, रिजर्व कर्मचारियों की व्यवस्था भी की गई है, और तमाम तरह के जो शिकायतें और सुझाव तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से निर्वाचन आयोग को मिले, उसके आधार पर उन सब तरह के इंतजाम इस पूरे चरण के बेहतर चुनाव कराने के लिए किए गए हैं। और देखना यह होगा कि मतदान शांतिपूर्ण होते हैं और प्रत्याशियों की तरफ से किसी तरह की शिकायत ना आने पाए, इसके भी इंतजाम निर्वाचन आयोग ने किए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक चुनाव की प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारी आशंकाएं बनी रहती हैं जब तक कि चुनाव समाप्त न हो जाए। अवधि भी बढ़ाई गई है और इस अवधि के मद्देनज़र अनुमान है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी ये सब निर्भर करेगा मतदाताओं पर। और मतदाता देश के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें देश के मालिक हैं। देश की दिशा और दशा क्या होगी ये मतदाताओं को तय करनी है, और मतदाताओं से हमारी भी अपील है द पेन डाउन की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। ये आपका अधिकार है और केवल मताधिकार का प्रयोग न करें, बुद्धिमानी से विवेक के आधार पर निर्णय भी करें। ये बहुत ज़रूरी है। और कोई भी अगर आशंका या कोई दुर्घटना की संभावना आपको नजर आती है तो उसकी शिकायत संबंधित जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनको जरूर करें और इसमें योगदान करें, क्योंकि जनता की निगरानी लोकतंत्र को मजबूत करती है और बेहतर लोकतंत्र बेहतर जीवन का आधार बनता है। और हमारा देश जो एक बड़े लोकतंत्र का अनुगामी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुगामी है, उसमें ये और मजबूत हो। इसमें जनता की भागीदारी, नागरिकों की भागीदारी, मताधिकारों के प्रयोग करने के साथ मतदाताओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। हमने अपने पब्लिक पॉइंट के कार्यक्रमों में बहुत से मतदाताओं से बात की, उनसे एक रुझान समझ में आया कि बहुत से लोग जो नाराज़ होते हैं, चाहे राजनीति के जवाबदेह और जिम्मेदार न होने के कारण, अक्सर वो कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे या वोट न डालने के विकल्प को वो चुन लेते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। वोट का अधिकार आपका है, आपका कर्तव्य है कि उसका अनुपालन करें। जितने ज़्यादा मत पड़ेंगे उतने ज़्यादा निर्णय स्पष्ट हो पाएंगे और लोगों की भागीदारी लोकतंत्र में हिस्सेदारी, यही लोकतंत्र का बुनियादी आधार है। तो हमारी आशा है, उम्मीद है कि आप घरों से निकलेंगे जहाँ कहीं भी हैं और जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और आस पड़ोस में जो लोग हैं उनको भी अपने मताधिकार के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे, ताकि वो भी आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह आपका अधिकार है और लोकतंत्र में केवल वोट देना आपका अधिकार नहीं है, जवाबदेही सुनिश्चित करना, अपने प्रत्याशियों से सवाल पूछना और उनको अलर्ट रखना भी आपकी जिम्मेवारी है, और इसके लिए आपको अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना ही होगा। तो चलिए, मतदान कीजिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाइए, अपने कर्तव्य का अनुपालन कीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे स्टोरी के साथ, न्यूज़ के साथ, और तब तक आप जागरूक रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।